हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज फिर हम पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे। आज हम संविधान संशोधन की प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। संविधान निर्माताओं ने हर उस बात का ध्यान रखा जो एक संविधान निर्माण के लिए चाहिए। अब जब संविधान निर्माता भारत के संविधान का निर्माण कर रहे थे तो वे ये भी जानते थे कि भविष्य में समय और परिस्थितियों के साथ संविधान को बदलना होगा। अगर जो चीज़ समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलती है तो वो तर्क संगत नहीं रहती। चूँकि भारत का संविधान भारत की शासन व्यवस्था को चलाता है, इसलिए इसे समय के अनुरूप बदलने के लिए इसमें संविधान संशोधन का भी प्रोसेस रखा गया। लेकिन संविधान निर्माताओं के पास एक बड़ा सवाल यह था कि वह किस शासन प्रणाली के अनुसार, जो उस समय बहुत सारे देश के संविधान लागू हो चुके थे, तो जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था तब 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा गया। तब देखा गया कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में संविधान में जो संशोधन करने की जो व्यवस्था है वो बहुत ही कठोर है, जटिल है। जबकि देखा जाए तो ब्रिटेन में जो संविधान संशोधन करने की जो व्यवस्था है वो बहुत ही लचीली है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माताओं ने इन दोनों व्यवस्था का मिश्रण को भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए रखा। कह सकते हैं भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो ना ही बहुत सख्त है और ना ही बहुत लचीली है। लेकिन उस समय भारतीय संविधान में जब संशोधन का प्रोसीजर रखा गया तो दक्षिण अफ्रीका की संविधान में जो संविधान संशोधन किया जाता है उसको स्वीकार किया गया। तो भारत का जो संविधान संशोधन की प्रोसीजर है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अब भारत में जो संविधान संशोधन और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति वो भाग 20 में वर्णित है। भाग 20 के आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन कैसे किया जाता है, किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसका वर्णन है। भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें बहुत साधारण तरीके से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और इससे आगे तीसरे तरीके में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसे आपको संसद में तो विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ेगा, साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से आपको साधारण बहुमत से उसे समर्थन कराना होगा या पारित कराना होगा। इसलिए भारतीय जो संविधान है उसमें संविधान संशोधन करने के जो तरीके हैं वो 3 प्रकार के हैं। चलिए देखते हैं। पहले तरीका साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब होता है साधारण जो संसद की जो साधारण विधायी प्रक्रिया होती है उस तरीके से संशोधन किया जाना है। इसमें जितने लोग सदन में उपस्थित होते हैं गणपूर्ति के लिए, जैसे 1/10 सदस्य जो है वो गणपूर्ति का मतलब है सदन की कार्यवाही को चालू या शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है, तो उसे सदन का कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। उसकी संख्या है 1/10। तो साधारण बहुमत में क्या कि जितने लोग उपस्थित हैं, गणपूर्ति अगर कंप्लीट है तो जितने लोग उपस्थित हैं उनका 50% से अधिक, मतलब उनका बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। अब हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि इस तरीके से कौन कौन से अनुच्छेदों का संशोधन किया जा सकता है। तो साधारण बहुमत से आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 11, आर्टिकल 169 और अनुसूची 5, 6, 8 को इस साधारण तरीके से संशोधित किया जा सकता है। आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में हम किसी नए राज्य को युद्ध, संधि या समझौते के तहत अगर अपने राज्य में शामिल करते हैं तो आर्टिकल 2 के तहत उसे शामिल किया जा सकता है। आर्टिकल 3 वर्तमान राज्य जो हैं अगर उनकी सीमा का परिवर्तन करना है, उनके नाम का परिवर्तन करना है, जैसे ओडिशा को, ठीक है, पहले उड़ीसा बोला जाता था, ओडिशा कर दिया गया है, तो वर्तमान राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 11 नागरिकता से संबंधित है कि जो संसद को अधिकार है जो है नागरिकता से जुड़ी हुए कानूनों को क्या कर सकती है, बदल सकती है, लागू कर सकती है, उसमें नई चीज़ रख सकती है। 169 इम्पोर्टेंट है, राज्य में विधान परिषद के गठन
और उसको समाप्त करने का जो प्रक्रिया है वो 169 में दी गई है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल ने भी विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अनुसूची 5 और 6 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है, और अनुसूची 8 है वो राजभाषा या भाषाएं, भारत में जो संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है उससे संबंधित है। इसके अलावा जो संसद की साधारण प्रक्रिया है उसे और जो संसद में गणपूर्ति की व्यवस्था है उसको भी साधारण तरीके से संशोधित किया जा सकता है। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो या राजभाषा का प्रयोग हो, इसको साधारण तरीके से संशोधित किया जा सकता है। ओके, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इसको संविधान संशोधन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो संविधान में वर्णित है कि अगर साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाता है तो इसके तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब इसे 368 के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाएगा। दूसरा प्रोसीजर है विशेष बहुमत के द्वारा। संविधान के 80% अनुच्छेद जो हैं वो विशेष बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। विशेष बहुमत से तात्पर्य है कि सदन या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, मतलब जितने सदन में सदस्य हैं उसका बहुमत होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए 543 जो है मतदान करने वाले सदस्य वर्तमान में हैं, तो उनके आधे से अधिक लोग जो हैं वो उपस्थित होने चाहिए, प्लस उसमें उपस्थित और मतदान होने वाले सदस्य जो हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। मतलब सदन की सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए, प्लस उसमें जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग मतदान कर सकते हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संविधान में संशोधन हो सकता है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस संविधान संशोधन से कौन कौन से अनुच्छेद संशोधित होते हैं। तो जैसा अभी बताया कि इससे बहुत संविधान का एक बड़ा हिस्सा से संशोधित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार हो गए हैं, नीति निर्देशक तत्व हुए हैं, और जो अनुच्छेद प्रक्रिया 1 और 3 से बाहर है वो सारे जो अनुच्छेद है संविधान का वो सारा भाग विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। मतलब जो साधारण बहुमत प्लस विशेष और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की संस्तुति के अलावा जितने अनुच्छेद हैं वो सारे विशेष बहुमत से संशोधित होते हैं। इसमें स्पेशली हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व विशेष बहुमत से, प्लस अधिकतर अनुच्छेद इसी से जो श्रेणी 1 और 3 से बाहर है, जो 1 और 3 में नहीं आते हैं वो सारे विशेष बहुमत से संशोधित हो सकते हैं। अब तीसरे पे चलते हैं, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की संस्तुति या समर्थन। तो यहाँ ये देखना है कि संसद तो विशेष बहुमत से पारित करेगी, लेकिन राज्य का जो विधानमंडल है, मतलब जहाँ राज्य में 2 सदन है, जैसे 6 राज्य हैं जहाँ 2 सदन है, बाकी सभी राज्यों में केवल विधानसभा है, और 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिला के विधानमंडल बोलते हैं, तो राज्य का जो विधानमंडल है उसको जो संविधान संशोधन का बिल जाएगा तो उसको साधारण बहुमत से पारित करना है, उसे विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है। और राज्य उसे कितने समय में पारित करेंगे, संविधान में इस समय सीमा का भी उल्लेख नहीं है। तो ये आपको यहाँ ध्यान देना है। तो विशेष बहुमत प्लस राज्य विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से इस तरीके से संशोधित किया जाएगा। हाँ, अब इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो इस तरीके से, ये संविधान में संशोधन करने का सबसे कठिन तरीका है, क्योंकि केंद्र सरकार तो खुद संसद में विशेष बहुमत से पारित कराएगी, प्लस उसके आधे से अधिक राज्यों को में भी पारित कराना है, तो वो तभी करा पाएगी जब उसकी आधे से अधिक राज्यों में सरकार होगी या उसके समर्थन से कहीं ना कहीं सरकार बनेगी। तो आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की, मतलब तीसरे तरीके से संशोधित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उससे संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति की जो चुनाव की नीति है उससे संबंधित है। आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162। आर्टिकल 73 केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। आर्टिकल 162 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। आर्टिकल 368 चूँकि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 368 में, तो आर्टिकल 368 में भी अगर संशोधन करना है तो उसके लिए तीसरे प्रकार के प्रोसीजर का प्रयोग किया जाएगा। मतलब इस तरीके से उन अनुच्छेदों को संशोधित किया जाएगा जो केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध होते हैं
केंद्र और राज्यों के बीच जो कार्यकारी संबंध होते हैं, अगर उसमें संशोधन करना है तो इस तरीके का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि भारत में संघीय ढांचे की प्रक्रिया को अपनाया गया है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है केंद्र और राज्यों के बीच में, इसलिए इसमें उन अनुच्छेदों का संशोधन किया जाएगा जो इससे संबंधित है। न्यायपालिका, अगर न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कमी करने का कोई प्रस्ताव है तो उसको भी इसी तरीके से संशोधित किया जाएगा। ठीक है। अनुसूची 4 और 5। अनुसूची 4 है वो राज्यों में जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है उससे संबंधित है, और अनुसूची 7 जो है 7 उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो इतने इस प्रकार से संविधान में 3 जो तरीके हैं उससे संशोधन किया जा सकता है। अब बात आती है कि प्रोसेस क्या है, मतलब कि संविधान संशोधन करने की प्रोसेस क्या है। अगर प्रोसेस या प्रक्रिया, ये तो तरीके हो गए, अब प्रोसेस या प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि संविधान संशोधन का जो बिल है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मतलब संविधान संशोधन का बिल राज्यसभा में भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। इस बिल को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, जिस प्रकार से धन विधेयक अगर लाना होता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन संविधान संशोधन का जो बिल है उसको लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं है। इसका तो अगर देखा जाए 2 महत्वपूर्ण पॉइंट शुरुआत में क्या है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। हाँ, अब जिस अनुच्छेद में या जिस भाग में या जिस अनुसूची में संशोधन करना है उस हिसाब से अगर साधारण बहुमत से संशोधन करने वाला प्रस्ताव है तो साधारण बहुमत से संशोधित किया जाएगा। अगर विशेष बहुमत से पारित करने वाला प्रस्ताव है या भाग है तो विशेष बहुमत से संसद पारित करेगी, या संघीय ढांचे से संबंधित है तो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल के समर्थन के पश्चात, ठीक है, एक सदन से पास होगा। एक सदन से पास होके यही प्रोसीजर दूसरे सदन में होगी। दूसरा सदन भी अगर उसको पास कर देता है तो राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव जाएगा। अब आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव के संबंध में विकल्प होते हैं कि वह सहमति दे भी सकता है, अपने पास रख सकता है, मना कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन संविधान संशोधन का जो बिल है उसको राष्ट्रपति ना तो अपने पास रख सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव होता है, जो विधेयक होता है, राष्ट्रपति उसे ना तो अपने पास रख सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इतनी आपको ये प्रोसीजर है। अब ये प्रश्न उठता है, क्या संविधान संशोधन को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? जिसका उत्तर है कि संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त अधिवेशन को पारित कराने के लिए आपको दोनों सेशन में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पारित कराना होगा। इसके लिए ज्वाइंट सेशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर राज्यसभा इसे अस्वीकार कर देती है तो जो आपका विधेयक है संविधान संशोधन करने वाला वो नष्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, क्या संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है क्या उसमें भी संशोधन हुआ है? जी हाँ, उसमें अब तक 3 संशोधन हो चुके हैं। 7वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। इन तीनों संविधान संशोधनों में आर्टिकल 368 को संशोधित किया गया है। अब बात ये उठती है कि आर्टिकल 368 में क्या क्या किया गया। तो पहले बात 7वें की करते हैं। 7वें संविधान संशोधन जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग आज़ादी के बाद उठी और उस मांग को मानते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। लेकिन उससे पहले अगर जाया जाए तो जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत के राज्यों को समूह खा ABCD करके 4 भागों में बांटा गया था। अब चूंकि वो 4 भाग निरस्त कर दिए गए और उसके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, इसलिए उसमें आर्टिकल 368 को संशोधित किया गया और ये 14 और 6 राज्य उसमें इंक्लूड किए गए। अब 24वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 24वें संविधान संशोधन में जो आया उसके पीछे की कहानी है, मतलब उसके पीछे का कारण ये है कि गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है उसे कम कर दिया था। ये कहा था कि मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं कर सकती है
और आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो विधि की परिभाषा है उसमें संविधान संशोधन भी आता है। तो संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। अब चूंकि सरकार अपनी इस शक्ति को, संविधान में संशोधन करने की शक्ति, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति को पाना चाहती थी, इसके लिए से 24वां संविधान संशोधन किया। 24वें संविधान संशोधन में सरकार ने आर्टिकल 368 में 1 और 3 पैरा जोड़े, मतलब सब आर्टिकल ए और सब आर्टिकल 3 जोड़ा। ए में सरकार ने व्यवस्था की कि सरकार मतलब संसद किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, किसी भी अनुच्छेद को खत्म कर सकती है और कोई भी नया अनुच्छेद जोड़ सकती है। और 3 में यह व्यवस्था की कि जो आर्टिकल 13 है, जो सरकार को संविधान संशोधन करने से रोकता है या उसकी शक्ति को कम करता है, तो आर्टिकल 13 का रूल है वो 368 में लागू नहीं होगा। ये सीधी बात। अब 42वां संविधान संशोधन तो लघु संविधान संशोधन कहलाता है या लघु संविधान कहलाता है। इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन इसका कौन सा प्रावधान है जो 368 से संबंधित है। तो 42वें संविधान संशोधन में सरकार ने जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का जो मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो सीमित है और वह ऐसा कोई संविधान में संशोधन नहीं करेगी जो आधारभूत ढांचा है संविधान को उसको प्रभावित करता हो। सरकार ने 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 368 में सब पैरा 4 और 5 जोड़ा। 4 में कहा कि सरकार की मतलब संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित है और 5 में जोड़ा कि न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता। इन दोनों पैरा को बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। अब बात आती है कि कौन कौन अभी तक संविधान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो अभी तक 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 2020 में लेटेस्ट हुआ था। तो वो कौन से संविधान संशोधन है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब परीक्षा की दृष्टि से तो वही महत्वपूर्ण होता है जो अब तक आ चुका होता है। तो ये जो आपके सामने पीछे जो संविधान संशोधन लिखे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब चूंकि इनमें क्या क्या हुआ यह लिखना बोर्ड में बहुत मतलब बड़ा कार्य है, इसलिए इसको लिखा नहीं मिला, लेकिन मैं आपके लिए इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्रमवाही करते हैं। देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1 वर्ष बाद ही संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया जो कि 1951 को किया। इस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भूमि सुधार जैसी जो विधियां हैं उसके प्रावधान किए गए। सरकार को विकास के लिए भूमि अधिग्रहित करने का प्रावधान किया गया। तो 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे विषय जोड़े गए जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। बात करते हैं 9वें संविधान संशोधन 1961 में क्या हुआ। देखिए 9वां संविधान संशोधन 1961 है वो बेरुवाड़ी संघ है जो पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है छोटा सा बेरुवाड़ी संघ। तो भारत पाक समझौते के तहत वह बेरुवाड़ी जो एरिया है वो पाकिस्तान को दिया गया, उसके लिए संविधान संशोधन किया गया क्योंकि ये साफ साफ प्रावधान है कि भारत अपने किसी राज्य क्षेत्र को बिना संविधान में संशोधन किए नहीं दे सकता है। तो 9वां संविधान संशोधन उसी से जुड़ा हुआ है। 24वां संविधान संशोधन डिस्कस किया जा चुका है। 25वां संविधान संशोधन क्या है। 25वां संविधान संशोधन ये कहता है कि अगर सरकार नीति निर्देशक तत्व 39B और 39B और 39C नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं, ये दो इससे संबंधित है। सरकार जो है वो गरीबी और अमीरी इन दोनों के बीच की जो खाई है उसको कम करने का प्रयास करेगी, अर्थात जो उत्पादन के जो साधन हैं उनको बराबर बांटने का प्रयास करेगी। किसी विशेष वर्ग के पास उत्पादन के पूरे साधन ना हो जाएं। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि अगर वह नीति निर्देशक तत्व 39B और C में जो दिए गए हैं अगर उनका पालन करती है और उनका पालन करते हुए उसे मौलिक अधिकार 14 और 19 और 31 में जो प्रावधान है अगर वो उनका उल्लंघन कर देती है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। मतलब सरकार ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए यदि वह मौलिक अधिकारों का हनन कर देती है तो वह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान को केशवानंद भारती वाले केस में क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। अब बात करते हैं 31वें संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन 1974 में अनुच्छेद 81 जो है उसमें परिवर्तन किया गया
अनुच्छेद 81 में परिवर्तन करके जो लोकसभा की जो सीटें हैं उसको 545 किया गया। आज जो लोकसभा की सीटें हैं 545 है, जिसमें 543 जो हैं वो निर्वाचित होते हैं और 2 जो है मनोनीत होते हैं। अब बात करते हैं 36वें संविधान संशोधन 1975। 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया, इसलिए एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट है। 42वां और 44वां संविधान संशोधन हम इसकी बात डिटेल से देखेंगे, दोनों को कंपेयर करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए। 61वां संविधान संशोधन 1989, तो 61वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 326 को संशोधित किया गया और मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये महत्वपूर्ण है। अब है 69वां संविधान संशोधन 1991। इस संविधान संशोधन में आर्टिकल 239 का और आर्टिकल 239 का जोड़े गए, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और साथ साथ उसमें 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया। मतलब जिस दिल्ली को NCR नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा कब दिया गया, प्लस उसमें विधानसभा का गठन कब किया गया, तो ये सारे प्रावधान जो है वो 69 संविधान संशोधन 1991 में किए गए। अब है ये जो 70वां संविधान संशोधन है 1992, उसमें क्या हुआ? 70वां संविधान संशोधन में दिल्ली और पांडिचेरी को आर्टिकल 54 में संशोधित करके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी को 70वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है। इसमें भाग 9 को पुनः स्थापित किया गया और 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और आर्टिकल 243A और आर्टिकल 243O तक प्रावधान किए गए। 74वां संविधान संशोधन ये 1992 में आया। इस संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए और आर्टिकल 243 में 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अब बात आती है 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001 में यह प्रावधान किया गया कि जो नया जो लोकसभा की और राज्यों में विधानसभाओं की जो संख्या है वो 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया। 84वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा जो संख्या है उसको फिक्स करके 2026 तक यथास्थिति बनाए रखने का प्रावधान किया गया। 86वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 86वें संविधान संशोधन में 21 का अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 का में भी संशोधन हुआ। ये तो मौलिक अधिकार है 21 का, जिसे शिक्षा का अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 45 जो है वह नीति निर्देशक तत्व है। इसमें प्रावधान ये है कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी नीति निर्देशक तत्वों के तहत। लेकिन 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 21 का के तहत किया गया। तो आर्टिकल 45 में वो 6 से 14 की जगह पे 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। ये 0 से 6 वर्ष के बालकों को पोषण और शिक्षा संबंधी प्रावधान जो है वो प्रोवाइड कराना या उसको देना वो राज्य सरकार का कर्तव्य है। और 51 का में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले मौलिक कर्तव्य 10 ही थे, फिर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनको शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। तो बच्चों का मौलिक कर्तव्य हो गया, माता पिता का अधिकार हो गया और 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं वो राज्य सरकार का कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्वों के तहत कि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवस्था करें। 89 जो संविधान संशोधन था उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक से आयोग का गठन किया गया। इसके लिए 338B जो है
वो जोड़ा गया, सॉरी 89। फिर है 91 संविधान संशोधन 2003। यह संविधान संशोधन में जो दल बदल की व्यवस्था है उसको और अधिक सख्त किया गया, और ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है पहले अनिश्चित थी, कितने भी मंत्री बनाए जा सकते थे, लेकिन 91 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यसभा में जो मंत्रियों की संख्या है वो उनकी सदन की सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये प्रावधान किया गया। 97 संविधान संशोधन में जो सहकारी समितियां हैं उनको जगह दी गई, और जो भाग 9 खा है उसको जोड़ा गया, भाग 9 खा सहकारी समितियों से संबंधित हो। 101वां जो संविधान संशोधन है जो 2017 में आया, इसमें जीएसटी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, वस्तु एवं सेवा कर। 102 जो संविधान संशोधन है यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 338 जो सी है उसमें प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं 103 संविधान संशोधन। 103 जो संविधान संशोधन है वो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसे ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, उनको नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान है वो 103 संविधान संशोधन से किया गया है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकवर्ड क्लासेस जो हैं उनको 10% जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। 104 जो संविधान संशोधन है अभी हाल ही में लाया गया, इसमें आर्टिकल 334 में प्रावधान किया गया है, और लोकसभा और विधानसभाओं में जो रिजर्वेशन है जो आज़ादी के बाद 10-10 वर्ष तक बढ़ता जा रहा है उसको 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अब बात करते हैं कि 42वें और 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान क्यों कहा जाता है, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान कहा जाता है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह संविधान संशोधन किया गया था। कांग्रेस की सरकार थी, उस इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 2 नए भाग 4 का और 14 का इस संविधान संशोधन में जोड़े गए, 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 52 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया। मतलब इतना अमूलचूल परिवर्तन कि पूरी व्यवस्था ही बदलने की कोशिश की गई, क्योंकि सरकार मेजोरिटी में थी, बहुत पावरफुल थी, और जो सरकार है वो गोलकनाथ के मामले में जो है और केसवन वाले मामले से सरकार बहुत ज़्यादा आहत हो गई थी, और उसके लिए इसने बड़े अमूलचूल परिवर्तन किए। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो भाग 4 में दिए गए हैं उसको जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 39 का, 43 का और 48 का को जोड़ा गया। 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। 43 का में उद्योगों में जो है वो कर्मचारियों का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भाग लेने का प्रावधान है। और 48 का में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं वनों को का संरक्षण की बात की गई है, जो राज्य सरकार का कर्तव्य है। वन शिक्षा, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, बांट व माप, जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा, ये जो 5 विषय हैं इसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया। पहले ये राज्य सूची में थे, केंद्र सूची में थे। भाग 14 का में न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया, जो ऊपर पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया, मतलब जैसे ही मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव आएगा या संसद के सदनों द्वारा जो प्रस्ताव आएगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि है उसको बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। और लोकसभा विधानसभा में जो पूरम व्यवस्था होती है, राज्यसभा में जो पूरम व्यवस्था होती है, जो कम से कम सदस्यों की अनिवार्यता होती है सदन को शुरू करने के लिए, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। जितने भी आए और सीधे संसद की जो कार्रवाई है उसको शुरू किया जा सकता है। 44वां संविधान संशोधन इसलिए लाया गया कि 42वें संविधान संशोधन में जो इतने अमूलचूल परिवर्तन किए थे कांग्रेस ने, वो जनता पार्टी की सरकार ने उसमें परिवर्तन किए। क्या परिवर्तन किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, उसमें राष्ट्रीय आपात लगाने का जो तीसरा आधार था आंतरिक अशांति, उसके स्थान पर सशक्त विद्रोह किया गया। क्योंकि आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा नहीं है कि किससे आंतरिक अशांति माना जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने जो आपातकाल लगाया था लास्ट वाला, वो तीसरा जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था और उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसके स्थान पर सशक्त विद्रोह, मतलब जो देश के नागरिक सरकार के खिलाफ
अस्त्र शस्त्र लेकर सड़कों पे आ जाएं तो उस हिसाब से इमरजेंसी लगाई जा सकती है। फिर संपत्ति का जो अधिकार आर्टिकल 31 और 19 एक चार में, ध्यान रखना लोग इसको निगलेक्ट कर जाते हैं। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में है और आर्टिकल 19 एक चार में भी कहा गया है कि व्यक्ति को संपत्ति रखने का अधिकार है। उसको निरस्त कर दिया गया और निरस्त करके उसको 300 का बना के एक संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाया गया। लोकसभा और विधानसभा की अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जो यहाँ 6 वर्ष बढ़ा दी गई थी, फिर से 5 वर्ष कर दी गई। पूर्व व्यवस्था जो खत्म कर दी गई थी उसको बहाल कर दिया गया और ये प्रावधान किया गया कि अगर इमरजेंसी लगी भी हो तो भी आर्टिकल 20 और 21 जो है मौलिक अधिकार है वो लोगों के नहीं छीने जाएंगे। ओके, तो ये प्रावधान इस संविधान संशोधन में किए गए। तो संविधान संशोधन का जो ये हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ और अगले चैप्टर के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हो गए। अगर आपको इस चैप्टर से आपके जीवन मतलब आपका जो कंप्लीशन है उसमें थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिलेगी तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।